स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोग को डेली एक सेट जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या तो बिहार सचिवालय का, एसएससी जीडी का या एसएससी सीजीएल का, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन का प्रश्न देखने को मिलेगा, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। और चलते हैं बिना कोई समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अश्वघोष राजा डैश के दरबार में राज कवि थे। यानी कि कहने का अर्थ है अश्वघोष जो थे कवि थे, वो कौन से राजा के दरबार में कवि थे, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर आप ए देख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ऑप्शन बी में है अशोक, जो कि मौर्य वंश के तीसरे शासक हैं अशोक। और ऑप्शन सी में है कनिष्क हैं। ऑप्शन डी में हर्षवर्धन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अश्वघोष जो थे वो राजा कनिष्क के दरबार में राजकवि के रूप में थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल देख रहे होंगे सही आपका है। इनसे कुछ प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हमको बताया है आपको। अश्वघोष जी जो हैं उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है बुद्ध चरित्र, जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी कथा के रूप में बताया गया है। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष जी। ये संस्कृत में लिखा गया है। बुद्ध चरित्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जबकि कनिष्क जो है वो सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। अब आपको पता चला कुषाण शासक, तो कुषाण वंश का संस्थापक जो दोस्तों है कुजुल कड़फिसेस थे, याद रखिएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था 72 ईस्वी में हुआ था, यानी पहली शताब्दी के करीब में। तो वो कुंडल वन में हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में भी है। वो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इतना सारा आप इससे एक्स्ट्रा फैक्ट से याद रखिएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा स्थल है रंगपुर, जो वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें कि ये भारत की प्राचीन सभ्यता में से एक होता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा स्थल है रंगपुर। रंगपुर जो है वर्तमान में दोस्तों अभी कहाँ है ये आपको बताना है। तो रंगपुर जो है ऑप्शन सी आप देख रहे हैं गुजरात की राजधानी आपको गांधीनगर में है, तो यहाँ पे गुजरात में स्थित है रंगपुर। और हड़प्पा की बात किया जाए तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा जो है अभी रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, मोहनजोदारो की खोज पूछेगा एग्जाम में। अगर क्वेश्चन पूछे कि मोहनजोदारो की खोज किसने की और कब की, तो 1922 में की थी। आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने की थी। और यह जो है आपको सिंध नदी के किनारे स्थित है। इतना प्रश्न जो है हड़प्पा से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंधार शिलालेख किन 2 भाषा में लिखा गया है। ये जो शिलालेख है कंधार शिलालेख, ये 2 भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे होंगे, ग्रीक और आरामी भाषा। ये दोस्तों ये जो भाषा है आपको कंधार शिलालेख में इसका प्रयोग किया गया था, जिसका नाम है ग्रीक भी है और एक आरामी भाषा, ये दोनों भाषा ही प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आपको दोस्तों, अजी लामू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये जो लोक नृत्य है दोस्तों बहुत ही वीवीआई है। आपको अजी लामू नाम अजीब दिख रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश है। 7 सिस्टर्स में जो होता है लास्ट जो छोड़ है आपको 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा चीन से भी लगती है, तो वहीं पे है अजी लामू। याद रखिएगा अजी लामू जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी आपको ईटानगर है, याद रखिएगा। और कुछ अरुणाचल प्रदेश से और याद रखिएगा कि मयूर नृत्य जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। जबकि भारत में सबसे पहले सूर्य जो उगते हैं वो आपको अरुणाचल प्रदेश में ही उगते हैं, याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, स्वेज नहर है, पनामा नहर है, कील नहर है, सू नहर है। इस चारों नहर जो है आपको याद रखना है। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, तो याद रखिएगा कील नहर जो है दोस्तों वो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से ये आपको जोड़ती है, मिलाती है कील नहर। जबकि बात करें स्वेज नहर, तो स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। आपको बता दें स्वेज नहर जो आपको दोस्तों वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, वो आपको स्वेज नहर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको याद होना चाहिए कि कील नहर है कहाँ, तो कील नहर जो है आपको जर्मनी में है। कील नहर जो है कहाँ पे स्थित है, जर्मनी में है। और जबकि बात करें सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जो जोड़ने वाली नहर है वो सू नहर है। सू नहर से याद रखिएगा, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ने वाली नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सलाल परियोजना किस राज्य में स्थित है। ये एक परियोजना प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सलाल परियोजना। ये जो आपको दोस्तों भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में स्थित है सलाल परियोजना। और जम्मू कश्मीर से 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा,
तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, और ये आपको झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है। दूसरा है दुलहस्ती परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पे तट पे है, तो याद रखिएगा चिनाब नदी पे बना हुआ है दुलहस्ती परियोजना, वो भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थाल घाट और भोर घाट निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है? तो बात किया जाए थाल घाट और भोर घाट, तो दोस्तों भोर घाट से याद रखिएगा कि भोर घाट जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोर घाट से याद रखिएगा कि मुंबई को पुणे से जोड़ने वाली जो दर्रा है वो भोर घाट दर्रा है। और यहाँ बात करें थाल घाट और भोर घाट किस तट पे स्थित है, तो ये कोंकण तट पे है, जो कि गोवा वाला ये जो तट है वो आपको कोंकण तट इसी तट पे स्थित है। यहाँ पे एक और है पाल घाट भी, जो है वो कहाँ है, तो पाल घाट भी कोंकण तट पे स्थित है, जबकि आपको पश्चिमी तट को ही हमको कोंकण तट कहते हैं। यहाँ भारत का इस तरफ फिगर दिख रहा है, तो ये वाला जो तट है आपको दोस्तों, ये वाला, इसी को हम लोग पश्चिमी तट कहें, ये कोंकण तट कहें, इसको हम लोग कहते हैं। जबकि बात किया जाए मालाबार तट कहाँ है, तो मालाबार तट जो है वो केरल में है। क्वेश्चन पूछेगा मालाबार तट कहाँ है, तो केरल में है। जबकि पूर्वी तट यानी उड़ीसा वाला भाग हुआ, तमिलनाडु वाला भाग हुआ, वो आपको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं पूर्वी भाग को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत में जो संविधान सभा स्थापित हुई थी वो आपको कैबिनेट मिशन प्लान योजना था, कैबिनेट मिशन योजना, इसके अनुसार गठित की गई थी। इनसे प्रश्न कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की गई थी? किसने की थी? तो सबसे पहले एम.एन. राय के द्वारा की गई थी 1934 में। ये बोले थे कि भारत में भी संविधान सभा होना चाहिए, इनकी मांग की थी एम.एन. राय के द्वारा 1934 में। जबकि बात करें सर्वप्रथम 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान जो है वो भारतीय द्वारा ही बनाया जाएगा। ये किसने कहा था, भारत का संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाएगा? तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने ये बात बोली थी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ है, तो वो कब हुआ समझौता योजना? तो वो 16 मई 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बात हो रहा है बंगाल का, तो बंगाल से याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल में कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, वो पहला गवर्नर जनरल थे। जबकि बात की जाए बंगाल की जगह पे भारत लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भारत का प्रथम जो है आपको, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, भारत का पहला जो पूछेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का यानी भारत जब आज़ाद हो गया था 1947 के बाद, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। वही आपको भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग थे 1856 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर मूर्ति मिली है हम लोग को? तो रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति जो मिली है वो आपको हड़प्पा से मिली है, ऑप्शन ए से एकदम याद रखिएगा। और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी चिड़िया पीछे की ओर भी उड़ सकती है? तो ये चिड़िया का नाम है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो होती है वो पीछे की ओर उड़ सकती है। यहाँ पे विश्व में सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी पूछेगा तो पेरेग्रीन फाल्कन, याद रखिएगा। विश्व में सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी का नाम क्या है? तो पेरेग्रीन फाल्कन, याद रखिए, ये सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है। और ये सबसे छोटी पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकती है वो हमिंग बर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो डॉल्फिन जो है वो आपको स्तनपायी जीव है, जो जलीय जीव है। भारत की जो जलीय जीव है वो कौन? राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। तो डॉल्फिन के समूह को हम लोग पॉड कहते हैं, POD पॉड। डॉल्फिन के समूह को हम लोग पॉड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो ये जो पहले एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी बन गए थे और दार्शनिक बन गए थे, ये आपको अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपको याद होना चाहिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की हड्डी होती है, स्टेपी जिसका नाम है। और टीबिया दोस्तों ये जांग में पाई जाती है, पैर में पाई जाने वाली टीबिया हुआ या फिबुला हुआ। टीबिया या फिबुला जो होता है दोस्तों वो कहाँ होता है? टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हड्डियाँ का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियाँ का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, याद रखेगा। हड्डियों का अध्ययन
ऑस्टियोलॉजी में होता है। मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि बाल्य अवस्था में यानी कि नवजात शिशु में जो होती है वो 300 प्लस होती है। याद रखिएगा, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितना होती है, 300 प्लस होती है। जबकि स्टेपिस क्या है, कान की हड्डी है, ये सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी जब पूछेगा तो फीमर हो जाएगी, जो कि आपको जांघ की हड्डी है। याद रखिएगा कि सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि है। दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि, जिसको हम लोग हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं, तोते हिंदुस्तान कहते हैं, उस उपाधि से नवाजा गया है। तो ये कौन से हैं, तो ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, उत्तबी, अलबरूनी, अमीर खुसरो। तो याद रखें, इनका नाम है अमीर खुसरो। इन्हों को ही हम हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। इनसे प्रश्न और पूछता है कुछ। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन किसके शासनकाल में शुरू किया था, तो याद रखिएगा बलबन के समय में शुरू किया था। दूसरा, अमीर खुसरो को ही हम लोग तबला और सितार के आविष्कारक मानते हैं। तबला हुआ या सितार के आविष्कारक जो मानते हैं वो किसको मानते हैं, अमीर खुसरो को ही। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है, तो निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया ही अमीर खुसरो के गुरु थे। इन्होंने ही बोला था दिल्ली अभी दूर है, बहुत दूर है, दिल्ली दुरस्त वाला बात जो बोला था निज़ामुद्दीन औलिया ने ही बोला था। लौंग के तेल का वह प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है। यानी लौंग का जो किसी व्यक्ति का दांत में दर्द होता है तो उसको लौंग का तेल लगाने के लिए बोलते हैं लोग। तो उसमें जो होता है यूरेनल होता है, उस रसायन का नाम क्या है, यूरेनल। यूरेनल उसमें होता है, जिससे वो दांत में दर्द ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी दोषी की सजा को माफ़ करना या कम करने का अधिकार होता है। यानी कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 72 जो अनुच्छेद है दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है। जबकि ये तो राष्ट्रपति का बात हुआ है। अब बात करते हैं राज्यपाल का, यानी राज्य में राज्यपाल जो होते हैं उनको भी क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। वो अनुच्छेद 161 161 के तहत प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस विकल्प में भारत के लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है। यानी कि ये आपको 4 ऑप्शन है, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो आपको बता दें कि लोकतंत्र का तीसरा स्तर जो हम लोग कहते हैं वो स्थानीय सरकार को कहते हैं, जो कि 73वीं संविधान संशोधन या 74वीं संविधान संशोधन जो हुआ था 1992-93 में, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था या नगर पालिका, इसी से संबंधित है तीसरा स्तर लोकतंत्र का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। आपके पास 4 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, जलवाष्प है और ओजोन है। ओजोन का सूत्र दोस्तों याद रखिएगा O3, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलता है ओजोन। याद रखिएगा ओजोन की इकाई जो मापा जाता है वो डॉप्सन में मापा जाता है, डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। नाइट्रोजन जो है दोस्तों वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान नहीं देता है, यानी ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रोजन का कोई भी योगदान नहीं होता है। सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों CO2 का, CFC का, और आपको CFC का हो जाएगा और ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के अस्तित्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो ग्रीन हाउस के प्रभाव के अस्तित्व के बारे में सबसे पहले जोसेफ फ्यूरियर ने बताया था। याद रखिए, जोसेफ फ्यूरियर। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पौधों में नर जनन अंग कौन सा होता है। यानी पौधों का बात हो रहा है, पौधा में नर जनन अंग कौन सा है। तो नर जनन अंग जो है पुंकेसर होता है दोस्तों। ये पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग होता है, मादा अंग नहीं होता है। जबकि और ऑप्शन का बात किया जाए, जायांग हुआ, अंडाशय, ये सब जो आपको मादा जनन अंग, मादा अंग है। देखिए लिखे जायांग या अंडाशय क्या है, पौधों में मादा अंग है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। फूल के पंखुड़ियों के समूह को हम लोग कोरोला कहते हैं, कोरोला। फूल के पंखुड़ी जो होते हैं, फूल बने ऐसे होते हैं जो उनके पंखुड़ी जो होता है, पंखुड़ी उसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिले। थैंक यू, जय हिंद।